चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज से विज़न आईएएस के टेस्ट सीरीज़ को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग टेस्ट नंबर 1 को आज से देखना शुरू करेंगे और आने वाले समय में हम लोग धीरे धीरे करके जितने भी विज़न आईएएस के द्वारा टेस्ट सीरीज पब्लिश किए जाते हैं सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, चूँकि ये टेस्ट 1 जो है वह मेन रूप से इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है, तो हम लोग इसे आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है एन इंडियन सिटीजन हैज़ डिक्लेयर्ड रिनाउंसिएशन ऑफ हिज सिटीजनशिप इन 2015। 2015 में एक व्यक्ति ने अपनी नागरिकता क्या कर दी, त्याग दी। उस समय उसका बेटा 10 साल का था। उस समय उसका बेटा कितने साल का था, 10 साल का। ठीक है, अभी चल रहा है 2022, तो अभी उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा, 7 साल के रेफरेंस पे 17 साल का हो जाएगा। 17 साल का कोई भी लड़का माइनर चिल्ड्रन कहलाता है। क्या कहलाता है, माइनर चिल्ड्रन। और भारतीय संविधान में एक प्रोविज़न है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तो उसका जो माइनर चिल्ड्रन होगा उसकी भी नागरिकता चली जाती है, उसकी भी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है तब तक के लिए जब तक यह 18 साल का नहीं हो जाता है। जब यह 18 साल का हो जाएगा तब यह अपना सिटीजनशिप इंडिया का वापस रिवाइव कर सकता है अगर इसकी मर्जी हो तो। ठीक है, तो चूंकि यह अभी 17 साल का है तो ये अपनी अपनी नागरिकता खो चुका है। नागरिकता खोने का मतलब है इसे कुछ ही मौलिक अधिकार दिए जाएंगे जो भारतीय संविधान में मेंशन है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान में लिखे हुए तो हैं लेकिन किसी विदेशी को नहीं दिए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार संविधान में लिखे हुए तो हैं लेकिन किसी विदेशी को नहीं दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है 15, दूसरा है 16, तीसरा है 19, चौथा है 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय सिटीजन को ही मिले हुए हैं, भारत के नागरिक को ही मिले हुए हैं। बाकी जो भी मौलिक अधिकार बचते हैं वो भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी मिलेंगे, लेकिन ये पाँचों केवल और केवल कहाँ, भारत के नागरिक को मिलेंगे। तो चलिए इस आधार पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला कह रहा है राइट टू प्राइवेसी, यह आता है अनुच्छेद कितना के तहत, 21 के तहत। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 21। और हम लोग अभी देख रहे थे 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद केवल और केवल ये सारे मौलिक अधिकार केवल और केवल नागरिकों को मिले हैं। बाकी जो भी हैं वो नागरिक और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। तो ये अनुच्छेद 21 क्या विदेशी को मिले हुए हैं, तो बिल्कुल मिले हुए हैं क्योंकि केवल नागरिकों को मिलने वाले यही हैं। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आता है अनुच्छेद 22 के तहत। तो ये 22 भी क्या है, भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी मिले हुए हैं। तीसरा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यह आता है अनुच्छेद 19 के तहत। और हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 केवल और केवल किसे मिले हैं, भारतीय नागरिक को। इस आधार पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा क्या, ऑप्शन 1 एंड 2 ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑब्जेक्टिव के बारे में कह रहा है, सोचिए विचार कीजिए। पहला है पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कह रहा है इसमें इस चारों में से कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो संविधान के, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है, प्रस्तावना में। तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि पॉलिटिकल जस्टिस भारतीय संविधान में मेंशन है। क्या है, मेंशन है। अब ये कहाँ मेंशन है, तो जब आप लोग क्या कीजिएगा, प्रियम्बल पढ़िएगा, प्रस्तावना पढ़िएगा, तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जहाँ पे जस्टिस की चर्चा होगी, जहाँ पे किसकी चर्चा होगी, जस्टिस की, वहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये तीनों जस्टिस क्या है, हम लोग को भारतीय संविधान के प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन तो हम लोग का सही हो गया। दूसरा आते हैं लिबर्टी पे। जब भारतीय संविधान में लिबर्टी की बात चलती है, किसकी बात चलती है, लिबर्टी की। जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो लिबर्टी किस किस चीज़ की मिली हुई है हम लोग को, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इस सब की लिबर्टी मिली हुई है। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या कर रहा है, इकोनॉमिक लिबर्टी। तो क्या हम लोग को इकोनॉमिक लिबर्टी मिली हुई है, नहीं। इकोनॉमिक क्या मिला हुआ है, जस्टिस मिला हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक तीनों जस्टिस है। लेकिन लिबर्टी में आएंगे तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, केवल और केवल इसी की लिबर्टी मिली हुई है। तो क्या हम लोग का दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन खत्म। तीसरा है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। तो हाँ, हमारे संविधान में जब इक्वलिटी की बात आती है तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये दोनों मिला हुआ है हम लोग को, किसके थ्रू, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के थ्रू। तो पहला ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। फिर कह रहा है चौथा ऑप्शन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो जब हम लोग पूरे प्रस्तावना को आगे पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या, कि यूनिटी, जब फ्रेटर्निटी वाला हम लोग लाइन पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में फ्रेटर्निटी वाला लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये भी प्रियम्बल में मेंशन है। तो क्या मेंशन नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस मिला हुआ है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं मिला हुआ है। ठीक है,
चलिए, अच्छी बात है। फिर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। अनुच्छेद 356 में क्या मेंशन है, राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। जब हम लोग प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करते हैं तो इसको इम्पोज कौन कर सकता है, कौन करता है इम्पोज, राष्ट्रपति। किसके नॉर्मली किसके सलाह पे करता है, तो जिस किसी राज्य के गवर्नर के सलाह पे, ठीक है। और भी बहुत सारे कंडीशन उसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है कि देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन, यानी कह रहा है कि एक बार जब राष्ट्रपति शासन लग जाए तो इसके लिए कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इसका मैक्सिमम पीरियड कितना है, 3 साल। मैक्सिमम पीरियड कितना है, 3 साल। और एक बार में कितने दिन के लिए हम लोग एक्सटेंड करते हैं, 6 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए हम लोग एक्सटेंड करते हैं, 6 मंथ के लिए। अब देखिए, जब भी क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, प्रोक्लेम, जब भी प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम करते हैं तो क्या करना होता है, हम लोग को दोनों सदन पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से कितने, हम लोग को कुछ टाइम के अंदर ही क्या करना होता है, अप्रूवल लेना होता है कि हाँ आप दोनों अप्रूव कीजिए, ताकि क्या ये प्रेसिडेंट रूल आगे चल सके। तो कितने दिन के लिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कितने दिन के अंदर हम लोग को अप्रूवल लेना होता है, तो 2 मंथ। कितना मंथ, 2 मंथ। अब सपोज कीजिए अभी लोकसभा सेशन में नहीं है, 2 मंथ के बाद वो क्या होगा, सेशन में आएगा ही, तो क्या हम लोग राष्ट्रपति शासन इम्पोज नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि यदि लोकसभा सेशन में ना हो और आपको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम करना हो तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन जब तक ये लोकसभा सेशन में नहीं आ जाती है तब तक आपको राज्यसभा से अप्रूवल लेकर के रख लीजिए। और जैसे ही लोकसभा सेशन में आती है आप क्या कीजिए, 30 दिन के अंदर लोकसभा से भी अप्रूवल ले लीजिए। क्या कीजिए, लोकसभा से भी अप्रूवल ले लीजिए, ठीक है। और जैसे ही अप्रूवल मिलता है ये ऑटोमेटिकली फुल फ्लेज रूप से इम्पोज हो जाता है। क्या इम्पोज हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल। तो हम लोग का पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड है कितना, 3 ईयर, ठीक है। देखिए 2 साल तक हम लोग नॉर्मली बढ़ा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। जब 2 साल के बाद 1 साल और बढ़ाना होगा तब हम लोग को क्या करना होता है, काफ़ी सारे अप्रूवल अलग अलग जगह से लेने होते हैं कि इस 1 साल के लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन से हम लोग को एक अप्रूवल लेना होता है क्या, कि आने वाले समय में यहाँ पे चुनाव नहीं करवाया जा सकता है। इस राज्य की ऐसी स्थिति है कि यहाँ चुनाव नहीं करवाया जा सकता है, और जब चुनाव नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या, प्रेसिडेंट रूल बढ़ जाएगा। या उस स्टेट में या उस स्टेट के किसी पार्ट में या कहीं भी नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, नेशनल इमरजेंसी। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, हम लोग 2 साल के बाद 1 साल और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम पीरियड होगा, ये मैक्सिमम पीरियड होगा हम लोग का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है व्हेन इट इज़ इम्पोज, जब यह इम्पोज किया जाता है, जब ये लागू किया जाता है, द प्रेसिडेंट कैन एज्यूम टू हिमसेल्फ एनी ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर। तो राष्ट्रपति जो है, गवर्नर के पास जितनी भी शक्तियां हैं या उनमें से कोई भी शक्ति को क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब ही होता है राष्ट्रपति का शासन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट उस राज्य के लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल की शक्ति को छोड़ करके गवर्नर या और कोई भी अथॉरिटी वहाँ पे जो भी मौजूद हो, उस सब के पावर को अपने पास रख सकते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन क्या होता है, राष्ट्रपति एक डिक्लेरेशन देते हैं कि उस राज्य की जो लेजिस्लेचर होगी उसका पावर किसके पास चला जाएगा, पार्लियामेंट के पास। किसके पास चला जाएगा, पार्लियामेंट। ये उसी डिक्लेरेशन में प्रेसिडेंट रूल वाले में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 2 के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, 2 था ये, 3 नंबर क्वेश्चन था। 3 के बाद हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर कुछ करेंट से रिलेटेड है। कह रहा है E9 पार्टनरशिप जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, वह किस चीज़ से संबंधित है। अब देखिए ये E9 क्या है, ये E9 है 9 देशों का एक समूह। E9 क्या है, 9 देशों का एक समूह, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, क्या इंडिया आता है, हाँ बिल्कुल इंडिया आता है। तो इंडिया के साथ और कौन कौन से देश आते हैं, तो बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया तो आ ही गया, फिर इंडोनेशिया, मैक्सिको, निगेरिया और पाकिस्तान, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने देश हो गए, 9 देश। E9 क्या है, 9 देशों का एक समूह है, जिसका मेन पर्पस है इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो चौथा पिलर है उसका लक्ष्य है एजुकेशन 2030, ठीक है। इसके अंतर्गत ही E9 का गठन किया गया है, जिसका मेन काम है इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि दूसरी अनुसूची, क्या कह रहा है, दूसरी अनुसूची
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। अब कह रहा है ये जो दूसरी अनुसूची है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन किसके लिए बारे में पर्टेन करता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है दूसरी अनुसूची में क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि दूसरी अनुसूची में है क्या। तो दूसरी अनुसूची में है इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेज। क्या क्या है? इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेज। किस अथॉरिटी, किस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या फिर स्टैट्यूटरी पोस्ट ऐसे कौन कौन से हैं जिनका मेंशन्ड ये सेकंड शेड्यूल में किया गया है, ठीक है। तो हम लोग उसका एक लिस्ट देखते हैं छोटा सा, ठीक है। ये कौन कौन से ऐसे अथॉरिटी हैं, कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिनका मेंशन क्या है इस सेकंड शेड्यूल में किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या इस ऑप्शन में, चारों के ऑप्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है? नहीं है। दूसरा है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। क्या ऑप्शन में गवर्नर ऑफ द स्टेट है? नहीं। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड शेड्यूल। देखिए अब इसको हम लोग ध्यान में कैसे रखेंगे। सबसे पहले स्टेट के हेड कौन हो गए? पूरे देश के हेड हो गए प्रेसिडेंट, ये सेकेंड शेड्यूल में है। इनका क्या है? इमोल्यूमेंट्स है, अलाउंस है, प्रिविलेजेस हैं। और स्टेट के हेड कौन होते हैं? गवर्नर, इनके बारे में है। फिर आते हैं विधानसभा, लेजिस्लेचर के हेड। तो केंद्र में लेजिस्लेचर के हेड कौन होते हैं? लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और विधानसभा में कौन होते हैं? वहाँ भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं ना। फिर ये तो हो गए लोकसभा। फिर राज्यसभा पे आ जाते हैं। जब राज्यसभा पे आएंगे तो यहाँ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, यहाँ भी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो ये देखिए ये जो भी हेड हैं उस हेड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड शेड्यूल में सारे हेड आ रहे हैं। यहाँ स्टेट के हेड आ गए, केंद्र के हेड, पूरे देश के हेड और स्टेट के हेड। यहाँ पे पार्लियामेंट में जो भी अलग अलग सदन है, विधानमंडल में जो भी अलग अलग सदन है उनके हेड। फिर आ जाते हैं, ये हो गए क्या? एग्जीक्यूटिव। ये क्या हो गए? लेजिस्लेटिव। अब आ जाते हैं जुडिशियरी में। तो जुडिशियरी में कौन होंगे? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखिए लेजिस्लेटिव के हेड, एग्जीक्यूटिव और यहाँ जुडिशियरी, ये तीनों के हेड किस में कवर हो गए? सेकेंड शेड्यूल में। एक एडिशनल आते हैं जो है C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन हम लोग का सही है। पहला है CAG, बिल्कुल सही है। दूसरा जज ऑफ द हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। तीसरा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। क्या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का चर्चा है? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे हम लोग जो भी अभी डिस्कस किए हैं उसमें कहीं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं? नहीं आए हैं, तो तीसरा ऑप्शन खत्म। चौथा है मेंबर ऑफ द UPSC। क्या हम लोग जो भी अभी चर्चा किए हैं ये मेंबर ऑफ UPSC कहीं भी चर्चा किए हैं जो सेकंड शेड्यूल में हो? नहीं किए हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर A 1 and 2, ठीक है। चलिए 5 के, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंस इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस से अब तक मैनी लॉज हैव बीन इनेक्टेड, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। किसके लिए? तो DP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो अब इसके बारे में ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन से कानून किस किस DPSP को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रभावी हुए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये दोनों इनेक्टमेंट जो है वो अनुच्छेद आर्टिकल 50 को इफेक्ट देने के लिए लाए गए हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों किसको? आर्टिकल 50 को। अब देखिए सबसे पहले देखिए आर्टिकल 50 में है क्या? आर्टिकल 50 में क्या है? तो आर्टिकल 50 में कह रहा है जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब अगर हम जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करेंगे तो क्या इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फॉरेस्ट एक्ट को लाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन हम लोग का गलत है। तो आखिर ये दोनों जो एक्ट हैं वो किस DPSP को इफेक्ट में लाने के लिए इनेक्ट किए गए थे? किस DPSP को इफेक्ट में लाने के लिए इनेक्ट किए गए थे? तो अब देखिए आर्टिकल 48 और 48A क्या कहता है? आर्टिकल 48 और 48A क्या कहता है? तो जब हम लोग आर्टिकल 48 के बारे में देखेंगे तो वो बोलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, कौन सा हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए जब हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करेंगे, जब हम लोग किसकी बात करेंगे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की या फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो हम लोग आर्टिकल किसकी बात कर रहे थे? 48। दूसरा था 48A, जिसमें कहा जा रहा था क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। फिर सेफ गार्ड करना किसको? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आर्टिकल 48A को इफेक्ट दे रहा है, जो हमको क्या बोल रहा था करने के लिए? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा था और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सिक्योर, सेफ गार्ड बनाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो कि बोल रहा है आर्टिकल 50 को इनेक्ट कर रहा था, ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? दूसरा कह रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ये इसका गठन किया गया था आर्टिकल 43 को क्या इफेक्टिव बनाने के लिए। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 43 में बोलता क्या है। आर्टिकल 43 में कहना यह है क्या कि प्रमोट करना, किसको प्रमोट करना? कॉटेज इंडस्ट्री को। किसको?
कॉटेज इंडस्ट्री। अब जब हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो उसके लिए खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ही गठन करेंगे ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि आर्टिकल 43 में हमको बोला था कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट कीजिए, कॉपरेशन लाइए किसमें, इंडिविजुअल को रूरल एरियाज में। तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था आर्टिकल 40 को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब आर्टिकल 40 में क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 40 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है कि ऑर्गेनाइज कीजिए, क्या ऑर्गेनाइज कीजिए, तो विलेज पंचायत, क्या ऑर्गेनाइज कीजिए, विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 क्या कर रहा है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कीजिए। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन ए क्या कह रहा था, तो कह रहा था क्या, पंचायती राज को लाइए, क्या लाइए, पंचायती राज को लाइए। तो क्या दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था, डीपीएसपी में बोला जा रहा था कि पंचायती राज का गठन कीजिए और 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज का ही गठन हुआ। तो क्या हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही था, तीसरा ऑप्शन सही था, पहला क्या था गलत। क्यों, क्योंकि पहला किसको, 48A को इफेक्टिव बनाने के लिए, और थोड़ा सा रूप में देखें तो 48 को भी, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा था और हम लोग यहाँ फॉरेस्ट एक्ट ला रहे हैं ना, कंजर्वेशन एक्ट, तो कहीं ना कहीं ये भी उसके लिए इफेक्टिव था। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा सही, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कहता है दरबार मूव क्या है। 7 नंबर कह रहा है दरबार मूव क्या है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट और बाय एनुअल शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए ये जो दरबार मूव है ये था जम्मू कश्मीर के कैपिटल को शिफ्ट करने से संबंधित। अब इसमें क्या था कि क्या होता था कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर जो होता है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, इसमें क्या होता था कि जम्मू को विंटर कैपिटल बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, जम्मू को विंटर कैपिटल। इसके लिए किस नाम का चयन किया गया था, दरबार मूव। यानी क्या, दरबार देखिए एक शब्द है जिसका मतलब होता है सभा, दरबार लगाना, सभा लगाना, और ये क्या होता है असेंबली, और ये क्या लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता था, यहाँ से उठ करके कहाँ चला जाता था, नवंबर के महीने में जम्मू, जिसको क्या बना दिया गया था, विंटर कैपिटल। ठीक है ना, और एक और कैपिटल क्या था हम लोग का, श्रीनगर। ठीक है, तो हर 6 मंथ पे क्या होता था, गर्मी में हम लोग एक जगह जाते थे, ठंडी में दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का डी। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। अगला क्वेश्चन कर रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या सही है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जो हम लोग अभी हम लोग के वर्तमान में हम लोग के देश में है, संसदीय सरकार का संसदीय स्वरूप। अब ये क्या है, इसके बारे में जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अलावा भी और क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं मिनिस्टर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। अब देखिए ये ऑप्शन किस तरह से सही होता है कि जब कोई भी मंत्री शपथ लेता है तो यह शपथ लेता है कि वह कोई भी कार्य करेगा तो सीक्रेसी के साथ करेगा। जहाँ सीक्रेसी मेंटेन करना है, जहाँ बात को गुप्त रखना है। अब डिफेंस, मान लीजिए डिफेंस में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में या फिर डिफेंस कोई भी हम लोग, या हम लोग के रॉ एजेंसी के बारे में होगा या कोई भी, क्या उसके लिए हम लोग डायरेक्ट मीडिया में सारी बात बता देंगे, नहीं बता देंगे। वहाँ क्या रखना होगा, हम लोग को सीक्रेसी रखना होगा। क्या रखना होगा, सीक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सीक्रेसी है तो बिल्कुल सही है, यानी पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। फिर कह रहा है मिनिस्टर आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, यानी मंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका और विधायिका यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के क्या सदस्य होते हैं। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। ये कैसे सही है, तो जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा का चुनाव होता है, ये सारे लोकसभा के मेंबर है, ये क्या है, लेजिस्लेचर हो गया, ये क्या हो गया। और इसी से हम लोग कुछ, क्या हम लोग नहीं, यानी पार्लियामेंट खुद ही, संसद खुद ही कुछ लोगों का चयन करके उनको मिनिस्टर बनाते हैं। यानी जब कानून बनाने की बात होती है तब वो लोग यहाँ बैठते हैं, और जब वो इसको इम्प्लीमेंट करने के बात आती है तब वो एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, डुअल मेंबरशिप। क्या हो जाता है, डुअल मेंबरशिप। ठीक है ना, यानी मतलब बोल सकते हैं दोहरी मेंबरशिप। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। फिर तीसरा देखते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द लीडरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो नेता होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये बिल्कुल सही है। और भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे पहला है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अब नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और नॉमिनल किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे। अभी हम लोग थॉरोली टेस्ट सीरीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा आता है मेजोरिटी पार्टी रूल। मेजोरिटी पार्टी, जिस पार्टी के पास बहुमत है वही रूल करेगी, ये भी क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, फिर तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, पार्लियामेंट लोकसभा के प्रति।
ठीक है ना। यानी इसका मतलब है इनके द्वारा किया गया काम सारे के सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कलेक्टिव रूप से होगी। यानी अगर क्या लोकसभा भंग होगी या किसी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देगा, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो ऑटोमेटिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला है डबल मेंबरशिप, जो हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे डबल मेंबरशिप के बाद तो अगला कहता है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भी हम लोग देख चुके हैं। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा लोअर हाउस। अब ये क्या होता है कि जब भी मेजोरिटी पार्टी रूल नहीं होती है, बहुमत खत्म हो जाती है या किसी भी प्रकार की वैसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर किसको, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि या तो लोकसभा भंग कर दीजिए, या ऑटोमेटिक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इस पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो प्रेसिडेंट को लोकसभा क्या करना पड़ता है, भंग करना पड़ता है। ठीक है, या 5 साल के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, 5 साल के बाद क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ठीक है, और हम लोग सीक्रेसी तो देख ही चुके हैं। ये सारे क्या हैं, बेसिक्स हैं किसके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है, चलिए 8 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तो फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसके बारे में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसको एक एक करके देखेंगे। कह रहा है व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम, जब एक राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो क्या होता है, अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। देखिए अनुच्छेद ऑटोमेटिकली 19 सस्पेंड होता है नेशनल इमरजेंसी पे ही, लेकिन चूंकि नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड पे लगाए जाते हैं। कितने ग्राउंड पे लगाए जाते हैं, 3 ग्राउंड पे, एक वार या एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, या एक और क्या है, आर्म रिबेलियन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। तीन, जब भी 3 कंडीशन आए तो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। तो जब आर्टिकल 19 की सस्पेंड होने की बात होगी तो इसमें कहा जाता है जब जब या तो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तब ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। आर्म रिबेलियन के केस में ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। क्या ये कहना सही है, बिल्कुल नहीं है, क्या है, गलत है। देखिए 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 358 और 359, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या है, फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन की बात करते हैं। जब आर्टिकल 358 पे आएंगे तब ये बोलेगा कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, कब, जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर क्या लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लग जाए। फिर 359 पे, 359 पे जब आएंगे आर्टिकल 359 तो ये क्या बोलेगा कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, 20 और 21 को छोड़ करके किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। और ये सस्पेंड कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, ये कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए तो हम लोग का पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है लेकिन केवल और केवल 2 ग्राउंड पे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और नॉट ऑन आर्म रिबेलियन। आर्म रिबेलियन पे ये सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, दूसरा आ रहा है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सस्पेंडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इसके कहने का मतलब है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने के लिए जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है इस पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ये बिल्कुल सही है। कोई भी क्या फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाएगा तो वो पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही किया जाएगा, बिना उसके अप्रूवल के कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 9 के बाद 10 नंबर कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन से इस चारों ऑप्शन में ऐसे हैं जो ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर नहीं थे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर कौन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर कौन कौन थे। तो देखिए कुछ लिस्ट है, टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर। उसमें से कौन कौन थे, पहला थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। दूसरे कौन थे, एन गोपालास्वामी, दूसरे कौन थे, एन गोपालास्वामी। तीसरे कौन थे, भीमराव अंबेडकर, कौन थे, भीमराव अंबेडकर। फिर कौन थे, के एम मुंशी, कौन थे, के एम मुंशी। फिर थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। फिर कौन थे, बी एल मित्तर, कौन थे, बी एल मित्तर। और लास्ट कौन थे, डी पी खैतान, कौन थे, डीपी खैतान। अब देखिए 4 यहाँ 3 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 7। अब देखिए के एम मुंशी, बिल्कुल सही, के एम मुंशी हम लोग के मेंबर थे। ठीक है, के एम मुंशी। अब आगे देखते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यहाँ है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, यहाँ थे ना के एम मुंशी, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ये बच गए कौन, बी एन राव। तो बी एन राव थे कौन, तो बी एन राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये गलत है। बाकी तीनों ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल कितने मेंबर थे, 7। ठीक है,
चलिए 10 के बाद देखते हैं 11 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बारे में, संविधान सभा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देखिए, इट वाज अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी, ये सॉवरेन बॉडी था। सॉवरेन का मतलब है इसके ऊपर किसी का प्रभुत्व न हो। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज, जो कि क्या अपने सुविधानुसार कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सकता था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बिल्कुल सही। यह डायरेक्टली पीपुल के द्वारा इलेक्ट किया हुआ नहीं था। तो ये क्या था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल, ठीक है। तीसरा क्या है, इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ये देश का पहला पार्लियामेंट बना। अब देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, ये दो तरीके से काम करता था। एक करता था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण, एक क्या था, फॉर्मेशन, और दूसरा था छोटे देश को चलाने का काम। जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन का बात होती थी तो इसके चेयरमैन बनते थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब देश को चलाने की, छोटे मोटे कानून लागू करने की बात होती थी तो उस समय यहाँ के कौन थे, इसके चेयरमैन कौन बनते थे, जी.वी. मावलंकर। कौन बनते थे, जी.वी. मावलंकर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देख चुके हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। 11 के बाद 12 देखते हैं। 12 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राइट टू फ्रीडम। क्या कर रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, 25 से 28 तक जो क्या हम लोग को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसकी जो कि पार्ट 3 में है, जो फंडामेंटल राइट तो पार्ट 3 में ही है भारतीय संविधान के। इसके ये दोनों कथन से इसका क्या संबंध है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे कवर ओनली रिलीजियस बिलीफ बट नॉट रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स। अब देखिए, अनुच्छेद 25 में कहा गया है क्या, कि आपको अधिकार दिया जाता है, किस चीज़ का अधिकार दिया जाता है, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, धर्म के मामले में कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन, ठीक है। यानी क्या, कंसाइंस चेतना का, फ्री प्रोफेशन कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रचार कर सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ बिलीफ है, प्रैक्टिस नहीं है, तो स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि प्रैक्टिस का भी आपको क्या अधिकार मिला है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। अब देखिए, जब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किस किस इंस्टीट्यूट में दिए जाएंगे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किस किस इंस्टीट्यूट में दिए जाएंगे, तो देखिए इस कंडीशन में 4 तरह के स्टेट है। कितने तरह के स्टेट हैं, 4 तरह के स्टेट हैं। पहला क्या है, जो होली मेंटेन्ड है स्टेट के द्वारा, स्टेट पे उसका पूरा, स्टेट का इस इंस्टीट्यूशन पे पूरा कंट्रोल है, मेंटेन किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है। दूसरा क्या है, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट, स्टेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन तो देखा जा रहा है, लेकिन इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो किसी ट्रस्ट के द्वारा हुआ है, यानी एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, लेकिन ये किसी ट्रस्ट के द्वारा इसका गठन किया गया है। तीसरा है रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। और चौथा क्या है, एड रिसीव कर रहा है, सहायता रिसीव कर रहा है, किसके, स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी हम इस पर चर्चा करेंगे तो जो होली मेंटेन, जो स्टेट पूर्ण रूप से अपने अंदर रखे हुए है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा किसी भी प्रकार का, उसमें किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। दूसरा, अगर किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है तो देखिए ट्रस्ट का मेन काम ही है अपने धर्म का प्रचार करना, तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, आपको जो फॉलो करना है आप कीजिए। फिर जब तीसरा चौथा आएंगे, या तो रिकॉग्नाइज किया गया है या तो एड रिसीव किया गया है, या तो रिकॉग्नाइज है या कुछ सहायता प्रदान कर रहा है, इस दोनों कंडीशन में इंस्ट्रक्शन तो दिए जाएंगे, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पर, यानी आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए, आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ये आंसर सही है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। देखिए, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड किया गया है, इसमें क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, ठीक है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। 12 के बाद देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल पॉलिटी। अब देखिए, फेडरल पॉलिटी के फीचर क्या क्या हैं, सबसे पहले इस बात को हम लोग देखते हैं कि फेडरल पॉलिटी है क्या, इसके फीचर क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके फीचर हैं इस तरह से, पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। तीसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए। तीसरा क्या है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पांचवा क्या है, बायकैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। छठा क्या है, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, किसके, नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो अब देखिए, जब नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट, ये सारे क्या हैं, फीचर ऑफ फेडरल पॉलिटी, फीचर ऑफ फेडरल पॉलिटी। अब देखिए, जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी, जब किसकी बात आएगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंडिया में है, हाँ बिल्कुल है, तो एक तरह से इस मामले में इंडिया भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दूसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए,
सुप्रीम होना चाहिए। क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? नहीं है। ब्रिटेन का है? हाँ है। तो ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो है कुछ भी कर सकता है, कोई भी कानून लागू कर सकता है, ठीक है। तीसरा है रिजिड, तो हम लोग का रिजिड के साथ साथ क्या है, मतलब ऐसा भी है जिसको हम लोग आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। और रिजिड का मतलब क्या होता है, एकदम हार्श, जिसको संशोधन करने के लिए सारे स्टेट का परमिशन चाहिए, ठीक है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का, अब देखिए रिजिड भी है हम लोग का और स्मूथ भी है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, ये भी है फेडरल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डुअल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप क्या है? डुअल सिटीजनशिप फेडरल पॉलिटी का एसेंशियल फीचर है? तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, फिर भी इंडिया एक टाइप का फेडरल पॉलिटी है। इंडिया में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हाँ है, रिजिड भी है, कुछ अमेंडमेंट जो हमको सारे स्टेट से अप्रूवल लेकर के होना चाहिए। सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। डुअल सिटीजनशिप है? नहीं है। तो यही पूछ रहा था, नॉट ए फीचर ऑफ ए फेडरल पॉलिटी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। चलिए 13 के बाद हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ कह रहा है मिलान कीजिए, क्या कीजिए, मिलान कीजिए। अब देखिए इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबीसाइड, अब ये क्या है, ये एक तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। ये क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। अब देखिए क्या होता है, पूछ रहा है कौन सा ये क्या है, सही मिलान किया हुआ है, कौन सा सही मिलान किया, और हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। अब देखिए इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि यह एक मेथड है जिसके द्वारा पीपुल, लोग जो हैं वो एक बिल प्रपोज कर सकते हैं लेजिस्लेचर में, एक बिल प्रपोज कर सकते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है। किस चीज़ के लिए, ताकि वो लोग उसको इनेक्ट कर सके। तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है, टू सेटल अ प्रपोज लेजिस्लेशन बाय डायरेक्ट वोट ऑफ द इलेक्टोरेट। क्या ये सही है, लेजिस्लेशन के लिए हम लोग दे सकते हैं? तो हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है, रिकॉल का मतलब ये होता है कि हम किसी मान लीजिए कोई एक अथॉरिटी है, कोई एक ऑफिसर है, उसका टर्म एक्सपायर नहीं हुआ लेकिन हमको उसको उसके पोस्ट से हटाना है, इसके लिए ये रिकॉल लाया जाता है। तो ये क्या होगा, टू रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यानी इसका यहाँ पे होना चाहिए, ये गलत है। फिर प्लेबीसाइड क्या होता है, यानी जनमत संग्रह। प्लेबीसाइड क्या होता है, जनमत संग्रह, टू सीक द ओपिनियन ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ एन इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन थ्रू डायरेक्ट वोट। अब देखिए हम लोग पढ़े थे ना कि भारत में भी एक राज्य ऐसा था जिसको प्लेबीसाइड, जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ऐसा कौन सा राज्य था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम लोग का ऑप्शन इसमें से सही कौन सा है, केवल और केवल पहला, यानी पहला का मतलब है ऑप्शन ए, जिसमें सिर्फ है वन ओनली, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी को भाग 4A में रखा गया है भारतीय संविधान के, ठीक है। अब जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, संविधान का क्या सम्मान करना है, इसके विचारों का सम्मान करना, कानून का पालन करना, संविधान में जो भी लिखा हुआ है इसका उसको मानना, ये बिल्कुल हमारी ड्यूटी है। दूसरा है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, ये बिल्कुल हम लोग की ड्यूटी है कि हम लोग को नदियों को क्या करना है, बचाना है, इसके क्वालिटी को बढ़ाना है, ये भी हम लोग का क्या है, ड्यूटी है। अब देखिए टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, क्या ये किसी पर्सन का, एक व्यक्ति का काम है इक्वल जस्टिस प्रमोट करना। वेलफेयर ऑफ द पीपुल, ये किसका काम है, स्टेट का काम है, और ये किसके थ्रू दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा। अब आप लोग को कमेंट में जल्दी से ये बताना है ये किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत क्या ये टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपुल किस किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। देखिए इसमें 2 अनुच्छेद इन्वॉल्व हैं, इसमें क्या है, 2 अनुच्छेद इन्वॉल्व हैं। जब इक्वल जस्टिस की बात आएगी, इक्वल जस्टिस की बात आएगी तो आर्टिकल 39A आएगा, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, नालसा वगैरह की स्थापना हुई थी ना। फिर है जब वेलफेयर ऑफ द पीपुल की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपुल, तब कौन सा अनुच्छेद आएगा, तब कौन सा अनुच्छेद आएगा, तो अनुच्छेद आ जाएगा 38, अनुच्छेद 38 में क्या कह रहा है, स्टेट को ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप सोशल ऑर्डर को प्रमोट कीजिए, सिक्योर कीजिए और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये डीपीएसपी है तो ये तो हम लोग का होगा नहीं, ये था फंडामेंटल ड्यूटी, ये था फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखिए टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी एक दूसरे के बीच भाईचारा बढ़ाना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है।